कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 3 युग है, 3 चरण होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो गांधी युग से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी पीसीएस एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपको गांधी युग से। और इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले क्यों ना हम इसी को आपको पढ़ा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होता है, आप नहीं जानेंगे तो टच नहीं करेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन वही पूछता है जो एकदम हाईलाइटेड होता है। बहुत ज्यादा भारी पूछता है ऐसी भी बात नहीं होती है, एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें कुछ आंदोलन थे जिसको लेकर के मैं पिछले सप्ताह आया था और आज उसका कड़ी समाप्त होता है। सबसे पहले मैंने शुरू किया था आपको कि महात्मा गांधी का जो स्वदेश आगमन हुआ, दक्षिण अफ्रीका में ये थे और ये भारत आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी। और इन्होंने स्थापना किया साबरमती आश्रम की, जहां से इन्होंने पूरे भारतवर्ष में आंदोलन का नेतृत्व किया था, आंदोलन का संचालन किया था, है ना। अब ये जो अहमदाबाद है उसको अब गांधीनगर कहते हैं ना हम लोग, हाँ। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे? इसलिए उसको साबरमती आश्रम कहते थे। भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी है साबरमती, जानिएगा, ठीक है। तो इन्होंने जब भारत आए तो इन्होंने उससे पहले एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिंद स्वराज, और उसका प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में। जब ये भारत आए तो इस समय में भारत में स्थिति अच्छी नहीं थी, और इनके आने पर इनके नेतृत्व में 4 मुख्य कार्य हुए थे, जिसमें सबसे पहला था चंपारण, ये साबरमती आश्रम की स्थापना। दूसरा था चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में, और इसके बाद खेरा विद्रोह गुजरात में, और इसके बाद अहमदाबाद मिल मालिक जो श्रमिक विवाद था वो था। तो ये चारों चीजें उसी समय हुई थी जब ये शुरू में भारत आए थे, और इन चारों चीजों में इनको काफी सफलता मिली, और सभी में जो है इनका सत्य और अहिंसा वो काफी प्रभावित हुई, है ना। तो इससे आगे भी जो आंदोलन हुए उससे इससे इनको बल मिला, ठीक है। देखते हैं चंपारण के बारे में। आप लोग जानते ही हैं कि बिहार के किस दिशा में है चंपारण? पश्चिमोत्तर दिशा में चंपारण है ना। और वहां पर जो है इनको कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। 1916 का लखनऊ अधिवेशन के क्रम में इनकी मुलाकात हुई थी। ये एक बहुत किसानों के लिए दयनीय स्थिति इसलिए थी क्योंकि वहां पर अंग्रेजों के द्वारा यह शर्त रख दिया गया था कि अगर आप खेती करते हैं तो आपको 3 कट्ठा, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी ही होगी। और किसान के लिए यह समस्या था, दुविधा की स्थिति थी कि अगर वो खेती करता है तो उसकी खेत क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। तो इस स्थिति से निजात दिलाया महात्मा गांधी ने, और इन्होंने, है ना, चंपारण सत्याग्रह किया। और चंपारण सत्याग्रह में इनके साथ ये सब जो है मुख्य नेता थे जिन्होंने भाग लिया, ठीक है। और इसका जब अंत हुआ तो एक कमिटी बनाई गई जिसको चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी कहते हैं, और इस एग्रीगेरियन कमिटी में गांधी जी को भी एक सदस्य के रूप में, है ना, सदस्य बनाया गया, गांधी जी को भी। ये बड़ी बात थी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की बात नहीं होती। संदेह था कि हो सकता है कि अभी ये नील की खेती बंद कर दिया, हो सकता है बाद में फिर करवा दे, तो इसलिए गांधी जी उसमें सदस्य थे, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है कि ये जो कमेटी बनी, इसका जो निर्णय हुआ उसमें कितने प्रतिशत वापसी की बात की गई थी? राजस्व की 25% वापस करने की भी बात की गई थी। याद रखना है इस सब चीज को, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसी से खुश होकर के कि महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को इतना बड़ा काम कर दिया, है ना, तो ये बहुत बड़ा चीज था किसानों के हित में। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको उपाधि दिया, कौन सा? महात्मा का उपाधि दिया इसी घटना के उपलक्ष्य में, ठीक है। इसके बाद खेरा विद्रोह होता है। खेरा कहां है? गुजरात में। और उस समय वहां पे अकाल हुआ, पैदावार नहीं हुई, उपज नहीं हुई, फिर भी जबरन जो है राजस्व की वसूली अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया जा रहा था। इसी के विरोध में यहां पर जो है गांधी जी ने खेरा विद्रोह किया, और इसमें भाग लेने वाले जो मुख्य नेता थे नरहरि पारेख, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल भगनिक, महादेव देसाई, है ना, इन लोगों ने भाग लिया। और
यह भी सफल रहा। इसमें यह निर्णय आया कि जो किसान, वैसे किसान जो सक्षम है वही केवल कर देंगे, बाकी लोग कर देने के लिए बाकी लोगों को विवश नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगली बारी आती है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का। यह कब हुआ? 1918 में। इसमें प्लेग बीमारी फैल गया था, काम करने वाले मजदूर अपने अपने घर वापस लौट रहे थे, मिल बंद हो रहा था, तो मिल मालिक का नुकसान हो रहा था। तो मिल मालिक ने प्रलोभन दिया कि अगर तुम यहां पे रह के काम करोगे तो तुमको 100% हम बोनस देंगे। जब बीमारी खत्म हो गई तो उसके बाद जब मजदूरों ने अपना बोनस मांगा, अपना हक मांगा, अधिकार मांगा, तो उसको कुछ नहीं दिया, तो नतीजा आंदोलन करना पड़ा। और इस समय याद रखना है कि ये जो मजदूर थे इसके नेता कौन थे? अनुसुईया बेन ने ही बुलाया महात्मा गांधी को और नेतृत्व किया। और इस तरह से जो है जब मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो पहली बार महात्मा गांधी ने यहां पर भूख हड़ताल किया था। ठीक है, और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता होता है और जो बोनस की राशि है वो 35% निर्धारित कर दी जाती है कि दिया जाएगा मजदूरों को। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही भारतीय इतिहास में एक बहुत कड़ा कानून आता है, काला कानून आता है, जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट, जिसको कहते हैं ना अपील ना वकील ना दलील वाला कानून, है ना। ये ऐसा एक्ट था जिसमें अपने मनोनुकूल अंग्रेज जिस व्यक्ति को चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे गिरफ्तार कर सकता था। ये पूरा छूट दिया गया था इस कानून में। तो ये भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा जो है विषम परिस्थिति वाला बात था कि अगर वो कुछ आंदोलन करे तो कैसे करे, उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। तो इसलिए इसको काला कानून कहा गया, है ना। और उस समय जो ये कानून पूछेगा कि कहां गठित हुआ, तो इंग्लैंड में। कौन किया? सर सिडनी रॉलेट ने किया था। और इसमें जो है इसका विरोध किया गया पूरे भारतवर्ष में, रॉलेट एक्ट का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया। और ये एक्ट 2 चरणों में पूरा हुआ। ठीक है, पहला चरण में कहता है कि स्वयं सेवकों ने कानून औपचारिक चुनौती देते हुए गिरफ्तार कर लिया, बोला कि अगर आपका कानून इतना काला है तो हमको आइए गिरफ्तार कर लिए। जेल भरो आंदोलन हो गया, पूरा जेल भर दिया ये लोग। ठीक है, उसके बाद 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल मनाई गई। ठीक है, इसी समय 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ये सत्याग्रह था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन इससे एक फायदा होता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी जो थी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। तो जो लोग कांग्रेस के बारे में नहीं भी जानते थे उनको भी कांग्रेस के बारे में पता चल गया। ठीक है, हाँ, तो कांग्रेस के बारे में पता चल गया तो कांग्रेस के सदस्य की संख्या में अचानक से तेजी से विकास हुआ, बहुत सारे लोग नए नए सदस्य बने। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि इस समय जो है क्यों हुआ ये घटना। देखिएगा, 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक का डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर किचलू। ये दोनों जो है कांग्रेस, अगला जो कांग्रेस सम्मेलन होना था 19 में, उसके ये मेंबर थे, स्वागत समिति के ये मेंबर थे। और इनको जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो इसी को छुड़ाने के लिए और इसी के बचाव में अमृतसर में जालियांवाला एक बाग था, उसमें सभा किया जा रहा था, है ना। तो उस सभा में वहां के ये जो पुलिस कमिश्नर थे वो पहुंचे और उनका नाम था जनरल ओ डायर। और उन्होंने बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लगभग 1000 लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। तो इसका पूरी तरह से निंदा किया गया। हालांकि इस पर जांच कमेटी भी बैठी। अंग्रेजों के तरफ से जो जांच कमेटी बैठी उसका नाम था हंटर आयोग, और भारतीयों की तरफ से जो जांच कमेटी बैठा उसका नाम था मालवीय आयोग। ठीक है, हालांकि हंटर आयोग ने जो अपना निर्णय दिया वो अंग्रेजों के पक्ष में दिया था, जो कि गलत था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी, जिसका नाम था नाइटहुड। और कांग्रेस के जो एक पहले के अध्यक्ष थे
सर शंकरन नायर, उन्होंने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से अपना क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब इस घटना के 21 साल के बाद जो है 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने उस व्यक्ति को उसके घर में जाकर मार गिराया जहां का वो था, है ना। तो ये होता है देशभक्ति और ये होता है क्रांति, ठीक है, कि जनरल डायर ने भारत के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, हजारों लोगों को मार दिया, तो वो कैसे बच सकता है भाई, है ना। और वो व्यक्ति यहां से जाता है, 7 समंदर पार जाता है और उसके घर में जाकर उसको मार देता है, तो ये होता है देशभक्ति। ये काम किया था किसने, उधम सिंह ने, ठीक है। याद रखेंगे कब किया था, कितने साल बाद हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगली आंदोलन जो थी वो खिलाफत आंदोलन थी, जो कि कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्य कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की की हार हुई थी, तो उसके कारण तुर्की का विघटन कर दिया, कई टुकड़ों में बांट दिया। कौन सी संधि के द्वारा, शेब्र की संधि। कौन सी संधि, शेब्र की संधि। और दूसरी बात यह थी कि वहां पर जो खलीफा पद था, खलीफा पद क्या होता है कि वहां का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो उसको खलीफा माना जाता है और उसकी बात पूरी दुनिया मानती है। इस्लाम जगत का वो सबसे मुख्य आदमी होता है, तो वो पोस्ट ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये बात मुस्लिम जगत के लिए, इस्लाम जगत के लिए ये मान्य नहीं था, इसलिए मुस्लिम लोग अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किए और इसी मुस्लिमों के द्वारा किया गया यह विरोध क्या कहलाया, खिलाफत कहलाया। और इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, अली बंधु। अली बंधु में कौन, किनका किनका नाम आएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। हालांकि बाद में चल करके जब तुर्की का नया सुल्तान बना मुस्तफा कमाल पाशा, तो उसने खलीफा पद को ऐसे भी हमेशा के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली घटना। अब अगला है असहयोग आंदोलन। यह शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और आंदोलन क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि इससे पहले कई काम हो गए थे, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, काला कानून आ गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में कुछ खास सुविधा भारतीयों को नहीं दिया गया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जो है बहुत सारे भारत के सैनिक मारे गए थे और उसके बदले में उनको कुछ मिला नहीं था, है ना। गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कह दिया था यहां तक कि, और गांधी जी क्यों भर्ती करवाए थे कि इससे खुश होकर अंग्रेज कुछ क्या दे दे, कानून में कुछ ढील दे दे, कुछ भारतीयों को राहत दे दे, ठीक है। तो ये बातें थी, लेकिन मिला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो गई। तो इसीलिए अब जो है आंदोलन के सिवा दूसरा कोई विकल्प गांधी जी के पास बचा नहीं। तत्कालीन समय में हम लोग देखते हैं कि 1 अगस्त को भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के थे ना। हाँ, गरम दल के 3 नेता का नाम याद रखिएगा, लाल बाल पाल। तो उसमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र से, ठीक है। तो उनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को और उसी दिन जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है विधिवत तरीके से। और महात्मा गांधी उसी दिन तिलक कोष की स्थापना करते हैं इन्हीं की याद में और अपील करते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक अमीर हो या गरीब तिलक कोष में 1-1 रुपया जरूर जमा करेगा। हालांकि उस जमाने में 1 रुपया का बहुत मूल्य था। इसके बावजूद एक दिन में 1 करोड़ की राशि जमा हो गई थी। तो समझ सकते हैं कि क्या इच्छा रही होगी भारतीयों की उस समय, ठीक है। तो इसमें 3 पिक्चर है, देख लेंगे हम लोग। ये महात्मा गांधी हैं जिनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ। ये बाल गंगाधर तिलक हैं जिनकी मृत्यु के कारण जो है तिलक कोष की स्थापना की गई थी। और ये उस समय के गवर्नर जनरल हैं जिनका नाम है चेम्सफोर्ड, है ना। क्या नाम है, चेम्सफोर्ड, ठीक है। चलिए अब ये किस तरह से घटना होती है, ठीक है। तो इसमें उपाधि लौटा दिया गया था, कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी के द्वारा, और जमनालाल बजाज जो थे वो राय बहादुर की उपाधि लौटाए थे, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है 1920 के अधिवेशन के विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता किया था और गांधी जी ने इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
पारित कर दिया। ठीक है, इसी समय इंग्लैंड का एक राजकुमार आता है जिसका नाम होता है प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, और ये आता है 17 नवंबर 1921 ईस्वी को, और पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध किया जाता है। स्वागत के बदले क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। ये आया था घूमने के उद्देश्य से कि चलो देखें भारत कैसा है ना। कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया है, यहाँ बहुत अमन चैन है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, चलो देखा जाए कि भारत कैसा है। और जब ये भारत पहुंचा तो इसका जो सामना हुआ वो किससे? हड़ताल से, विरोध से, आंदोलन से, क्रांति से। ठीक है, सब जगह पूरे भारत में। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत के जो है असफलता का प्रतीक था। ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत का सीधा सीधा जो है विरोध किया। यहाँ पर लोगों ने चुनाव में वोट डालने से मना कर दिया। विद्यार्थी और शिक्षक ने स्कूल जाना छोड़ दिया, है ना, स्कूल जाना छोड़ दिया, और अपने लिए अपना स्कूल की व्यवस्था यहाँ पे करने की बात थी। देसी स्कूल और देसी वस्तु का प्रयोग, स्वदेशी की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और इस क्रम में दो जगह का नाम जरूर याद रखेंगे कि दिल्ली में जो आज इस्लाम जगत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसको हम कहते हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना इसी क्रम में होती है। और हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो उसको संवर्धित करने का काम जो है इस आंदोलन में हुआ। ठीक है, तो ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि आप मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद महिलाओं ने जो शराब की दुकान थी वहां पे विदेशी वस्तु का धरना दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और इसी क्रम में केरल में जो है मोपला विद्रोह भी होता है। केरल में मोपला विद्रोह वास्तव में किसानों का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? किसानों का विद्रोह था, और यहाँ पे बहुत सारे किसानों को मारा गया। ठीक है, इसके बाद आपको आगे देखिएगा तो आंदोलन जब खत्म हुआ उस समय स्थिति बहुत विकराल हो गई थी। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि अब भारत आजाद होने ही वाला है, हो ही जाएगा, ऐसा विश्वास किया जा रहा था। सुभाष चंद्र बोस जो थे उस समय में काफी प्रभावित थे महात्मा गांधी से इस आंदोलन को लेकर के, लेकिन कुछ और मंजूर था भारत के किस्मत में कि भारत को कुछ और दिन गुलामी की दास्तां झेलनी थी। इसलिए घटना हो गई। एक जगह है चौरी चौड़ा, कहाँ है? गोरखपुर के पास में है, यूपी में। वहां पर 5 फरवरी 1922 को कुछ लोग आंदोलन करते हुए जा रहे थे, तो वहां पर पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि लोग निहत्थे थे, फिर भी उस पर लाठीचार्ज कर दिया। लोगों से रहा नहीं गया, और उन लोगों ने भी बदले में जो है थाना पर आक्रमण कर दिया, पुलिस चौकी पर। और उस संजोग से उसमें 22 पुलिसकर्मी थे, और 22 को पकड़ करके जिंदा जला दिया। ठीक है, तो ये घटना जो है काफी गांधी जी के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए क्षुब्ध होकर के उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपना जो ये आंदोलन था इसको वापस ले लिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि गांधी जी के द्वारा जो ये वापस ले लिया गया यह राष्ट्र दुर्घटना से कम नहीं है। अब जबकि भारत को आजादी मिलने ही वाली थी, इस स्थिति में गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लेना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय दुर्घटना के समान। ठीक है, तो ये बात होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि असहयोग आंदोलन में और भी बहुत सारे बात हुई थी। हालांकि गांधी जी जेल में थे, जेल से उनको रिहा कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? नमक से। नमक पे पहले कर देना पड़ता था, और आप नमक भी नहीं बना सकते थे, इसलिए कि नमक बनाने के लिए ब्रिटिश कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था, वही बना सकता था, दूसरा कोई नमक नहीं बना सकता था। अब बताइए कि यदि कोई सामान बनाने का पेटेंट आपको मिल जाए तो आप उसका दाम 2 रुपया रखिए या 200 रुपया रखिए, आपको तो कोई कहने वाला है नहीं। तो वही काम वहां पे हो रहा था। अंग्रेज जो है कई गुना बढ़ा करके नमक का रेट रखे हुए थे, जो कि भारतीयों के लिए असहज था, है ना, चुकाने के काबिल भारतीय लोग नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने इस पर एक्शन लिया और उसने कहा कि नहीं, नमक अब हम खुद बनाएंगे अपने लिए, ये देश मेरा है, ये यहाँ की धरती हमारी है, यहाँ की नदियां हमारी है, यहाँ के तालाब हमारे हैं, तो फिर नमक दूसरा कोई क्यों बनाएगा।
और चल दिया अपने आश्रम से, कहां, साबरमती आश्रम से वहीं पे आगे दांडी, और दांडी पे जाके सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया। और दांडी जो है वो किस जिला में है, नवसारी जिला में है ना। 5 अप्रैल को वहां पे पहुंचते हैं, 12 मार्च को चलते हैं और 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल के सुबह सुबह जो है ये वहां पे नमक बनाते हैं और नमक कानून को भंग कर देते हैं और कह देते हैं अब जिसको जो करना है कर ले, हम तो नमक बनाएंगे, और बनाया भी। और यही नहीं, केवल दांडी में नहीं बना, जब दांडी से शुरू हुआ तो पूरे भारत में जगह जगह नमक बनाया गया। अच्छा जानिए, नमक जो बनता था वो कई तरीके से बनता था, समंदर के पानी से भी बनता था, और गांव घर में ये जो ऊसर मिट्टी होता है ना, उसको भी जला करके लोग नमक बनाते थे पहले। हालांकि हम लोग देखे हुए हैं, आप लोग देखे हैं ना, पता नहीं, बहुत बड़ा कड़ाही टाइप का होता है, उसमें डाल देता है, उसको नीचे से आग जलाता है, बरकाता है ना। हाँ, वो कहीं कहीं हम भी देखे हैं, लेकिन वो चीज भी था। हालांकि ज्यादातर नमक समुद्र के पानी से ही बनता था, है ना, आज भी बनता है। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेघा रोग, ठीक है, इसलिए नमक खाना चाहिए आयोडीन युक्त वाला ना। पहले तो, अब तो सब आयोडीन युक्त ही मिलता है, अब कहां बिना आयोडीन का नमक बिक रहा है। उसको बंद कर दीजिए, तो उसको पंखा को बंद कर दीजिए, ठीक ना। तो अब देखिएगा ये चीजें हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे दांडी के बाद एक जगह और आता है जिसका नाम है धरसना, ये है आपको गुजरात में, यहां भी नमक बनाया गया था। और यहां पर जो है गांधी जी को हालांकि पहले गिरफ्तार कर लिया गया 5 मई 1930 को ही। इसके बाद धरसना में जो है वहां पे लोग आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पर लाठीचार्ज की घटना की गई, जिसकी निंदा एक का पत्रकार ने भी अपनी पत्रिका में किया था। उसका नाम था वेब मिलर, है ना, वेब मिलर। उसने अपनी पत्रिका न्यू फ्रीमैन जो था उसमें बताया था कि किस तरह से यहाँ पे अंग्रेज लोग हिंदुस्तानियों पर लाठी चार्ज करते हैं, बिल्कुल पशु के समान, जानवर को जैसे पीटा जाता है वैसे पीटा जाता था, ठीक है। तो इसकी बहुत निंदा हुई, पूरे विश्व में निंदा हुई। और धरसना में जो है नमक आंदोलन का नेतृत्व एक महिला ने किया, उसका नाम क्या था, सरोजनी नायडू, है ना, भारत कोकिला कहते हैं ना इसको, हाँ। और देखिएगा इसी तरह का एक यात्रा और किए थे दक्षिण भारत में, उसका नाम था क्या, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उन्होंने भी यात्रा किया था, कहां से कहां तक, त्रिचनापल्ली से वेदरान्यम तक, ठीक है। और जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे एकदम पश्चिम में, तो वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये नमक आंदोलन किया था, सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। 3 दिशा में 3 व्यक्ति का नाम हम लोग याद रखेंगे। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में गांधी जी और सरोजनी नायडू को याद रखेंगे। अगर हम दक्षिण में बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को याद रखेंगे, और सीमांत जो पश्चिम उत्तर का क्षेत्र है वहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कौन सा आंदोलन के क्रम में, नमक आंदोलन, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। चलिए अब देखिएगा आगे, जब इस तरह का आंदोलन हुआ तो इसी क्रम में ये बातें लंदन तक पहुंच रही थी कि इंडिया में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए वहां पे एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और कई भारत के चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है समस्या का समाधान के लिए। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो होता है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चलता है। और इसमें जो लोग भाग लेने के लिए जाते हैं उसमें कांग्रेस के तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं होते हैं, दलित के तरफ से डॉक्टर भीमराव जाते हैं, है ना, आंग्ल भारतीय की तरफ से केटी पाल जाते हैं, केसी पाल नहीं, केटी पाल, है ना, केसी पाल तो छाता बनाता है, ठीक है, केटी पाल जाते हैं। हिंदू महासभा की तरफ से डॉक्टर मुंजे जाते हैं, MR जयकर जाते हैं, और मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां, ठीक है। तो ये लोग वहां पे भाग लेने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है, बीपीएससी क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जब यहाँ के लोग जो मेंबर थे वो जो लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे उसमें से कौन कौन सा दल या कौन कौन से लोग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग किए थे। तो उसमें नाम याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग में जो थे वो लोग, मोहम्मद अली
जिन्ना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार बीपीएससी में। चलिए आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन का। तो कहा गया कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, है ना, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा, ड्यूअल सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी पहले गोलमेज सम्मेलन का जो परिणाम होता है उसमें आता है दिल्ली समझौता, जो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में चूंकि ये समझौता हो इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी हम लोग कहते हैं। और ये किसके किसके बीच हुआ? गांधी बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे है रखे गए थे। गांधी ने अपनी मांग को रखी थी, लेकिन उनके मांगों में से केवल 2 ही मांग को इरविन ने स्वीकार किया। ठीक है, और वो दोनों मांग क्या क्या थी कि एक जो भारतीय लोग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उस समय गिरफ्तार थे कौन? भगत सिंह और उनके अन्य साथी, तो उनको उनकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। और दूसरा चीज कि जो पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई की जाती है उसकी फिर से जांच की जाएगी। हालांकि ये बातें बाद में चल करके ये भी खत्म हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दे दी गई थी। नहीं, कितने तारीख को? 23 मार्च 1931 को। शहीद दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 23 मार्च को। ठीक है, हाँ। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुई और फिर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है। कब से कब तक? 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। और इसमें लेकिन याद रखिएगा कि इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से गए थे भाग लेने के लिए। हाँ, तो केवल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस के तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए। ठीक है, हाँ। अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, दलित वर्ग की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हम आपको पहले भी बताए हुए हैं। और हाँ, वो भी तीनों में तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, इसके बाद जब इनकी बात को नहीं मानी गई, अर्थात जब ये वापस आए, तो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। कब? 28 दिसंबर 1921 को, जिसके कारण इनको फिर से दोबारा पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। 4 जनवरी 1932 को पूना में एक जेल है जिसका नाम है यरवदा जेल, उसी जेल में इसको डाल दिया गया था। ठीक है, और जो विवादित चीज था, विवादित कानून था जिसका नाम था सांप्रदायिक पंचायत, उसको लागू कर दिया गया था 16 अगस्त 1932। ये डेट काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। मतलब ये सब क्वेश्चन एकदम कहिए कि आने वाला है कि सांप्रदायिक पंचायत को कब लागू किया गया था, किस घटनाक्रम में लागू किया गया था, याद रखेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है, तो ये सब क्या होता है ये सब बताए हुए ही हैं आपको। अब देखिए दूसरा ये जो है, इस समय में इसके विरोध में गांधी जी ने जेल में से ही चिट्ठी लिखा था ना। हाँ, और अल्टीमेटम कि अगर इस कानून को वापस नहीं किया जाएगा तो हम करेंगे आमरण अनशन करेंगे। ठीक है, और इसीलिए इसी के कारण जो है 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हो जाती है और सांप्रदायिक पंचायत को वापस ले लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यह भी कहाँ हुआ था? लंदन में। और इसमें भी वही 2 आदमी मुख्य रूप से याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। हालांकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, इसमें हुआ था कि श्वेत पत्र जारी किया गया था जिसके आधार पे, है ना, भारत सरकार अधिनियम और भारत के शासन व्यवस्था की बातें इसमें कही गई थी। ठीक है, तो ये सब बातें होते हैं। और आज आखिरी में आखिरी आंदोलन का कड़ी है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हम लोग करेंगे, जो होता है 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन
ये कब होता है? 1942 ईस्वी में, है ना। और देखते हैं कि घटनाक्रम में क्या होती है, क्या वह पृष्ठभूमि बनती है जिसके कारण ये होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला कि क्रिप्स मिशन आई थी भारत में 1942 ईस्वी में, है ना। तो क्रिप्स मिशन में जो सदस्य थे उन लोगों ने भारत के प्रशासनिक सुधार के लिए कई सुधार बंद लाए थे, लेकिन वो सब कहीं भी कारगर नहीं हुआ। तो एक तरह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया। तो इसकी विफलता के कारण यह आंदोलन हुआ, सबसे पहला कारण। दूसरा चीज क्या था कि इस समय जो है दूसरा युद्ध चल रहा था। आपको पता होगा कि दूसरे युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1939 में शुरू हो जाती है दूसरी विश्व युद्ध, है ना। और इसमें जो है वहां पर स्थिति ये थी कि जापान जो था वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों से, समुद्री क्षेत्रों से आक्रमण करते हुए आ रहा था और रंगून पर कब्जा कर लिया था। रंगून कहाँ था? किस देश में? म्यांमार में। तो उस पर कब्जा किसने कर लिया था? जापान ने। और उसका अगला पड़ाव जो था वो भारत ही था। तो चूंकि युद्ध होगा तो मरेगा तो दोनों, सभी लोग। अब ये थोड़े पूछा जाएगा कि इंडिया गुलाम है अंग्रेजों का, तो इस पर आक्रमण जापान को नहीं करना चाहिए। उसका तो दुश्मन था इंग्लैंड। अब इंग्लैंड का शासन जहां जहां है वो सब जापान का क्या है? दुश्मन है। तो वो तो यही समझ रहा था। तो गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि हो न हो रंगून तक पहुंच गया जापानी सेना, कब्जा कर लिया, तो भारत को भी कब्जा कर देगा, भारत पर भी आक्रमण करेगा, नाहक में ये मारा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आंदोलन जरूरी हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरी बात कि उस समय में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। महंगाई इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि युद्ध में तो महंगाई बढ़ ही जाता है ना। तो महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गई कि लोगों का जो आम आवश्यकता है, सामान्य आवश्यकता, वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। अंग्रेज उस चीज को संभाल नहीं पा रहे थे, है ना। तो इस वजह से आपको भारत छोड़ो आंदोलन को करना ही पड़ा, दूसरा कोई उपाय था नहीं, है ना। अंतिम में मजबूर होकर के गांधी जी ने अपील कर दिया अंग्रेजों से। सीधा सीधा उन्होंने बोला, क्या बोला? उन्होंने बोला कि भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ दे। अंग्रेज को बोला कि अंग्रेजों, भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ दे, या फिर इसे जिस हाल में है अर्थात अराजकता की स्थिति में ही छोड़कर आप चले जाएं। ये अपील किया था अंग्रेजों से कि भारत जिस हाल में है रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, इससे ज्यादा मुसीबत झेलने के लिए भारत तैयार नहीं है, आप भारत से चले जाइए। ये अपील था गांधी जी का, है ना। लेकिन ये चीज मानने के लिए अंग्रेज तैयार तो था नहीं। अब इस मुद्दा पर एक विचार विमर्श होता है जिसका नाम होता है वर्धा प्रस्ताव, उसको कहते हैं। कई बार पूछा है क्वेश्चन में, वर्धा प्रस्ताव क्या होता है? तो वर्धा एक प्रस्ताव था जो 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ था। इसमें कांग्रेस के कार्य समिति ने यह प्रस्ताव रखा था कि ब्रिटिश शासन शीघ्र ही समाप्त किया जाए, यहाँ से अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिया जाए और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं? वर्धा प्रस्ताव, है ना। अब देखिएगा कि ये जो वर्धा प्रस्ताव है यह आधार बना, बेस बना किस चीज का? भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, अब 7 अगस्त 1942 ईस्वी को, है ना, मुंबई में कांग्रेस का सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है, और में, ठीक है, वर्धा प्रस्ताव की जो योजना थी इसको पूरे बहुमत से पारित कर दिया जाता है। यानी सभी लोग इसके पक्ष में वोट डाल देते हैं और पूर्ण बहुमत से जो है यह पारित कर दिया जाता है। किसको? वर्धा प्रस्ताव को। ठीक है, और इस समय गांधी जी ने ऐसे ही पूरे मन से इन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को इस प्रकार कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से आंदोलन करना चाहिए कि मानो कि वे स्वतंत्र देश के निवासी हैं। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम गुलाम हैं। आंदोलन अपने आप को आप स्वतंत्र समझ के तब काम करिए। ठीक है, आप पहले मान लीजिए कि हम स्वतंत्र हैं, फिर हैं, हम आजाद हो चुके हैं, ये मान करके आपको आंदोलन करना है। दूसरा चीज कि हमको जो है स्वतंत्रता से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट हम नहीं होंगे। हमको चाहिए एनी हाउ, किसी भी कीमत पे केवल और केवल स्वतंत्रता, समझौता किसी भी तरह का नहीं, है ना। और इसके लिए जो है हम या तो करेंगे या फिर मरेंगे, है ना। यानी ये जो डेडिकेशन था, समर्पण था, एक तरह से पूर्ण रूप से दृढ़ प्रतिज्ञा वाली बात थी।
और सबको खुलेआम एक मंच पे आकर के उन्होंने बताया था, ठीक है। हालांकि जब ये घोषणा किया गया था, कब, कितने तारीख को, कितने तारीख को, नहीं, 7 अगस्त 1942 को ये घोषणा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बहस चल रही थी, बात हो रही थी, ये कंटिन्यू घंटों घंटों चल रही थी, ठीक है। 8 अगस्त है, हाँ, पारित कर दिया, लेकिन उस पर बातचीत जारी थी, सभा चल रही थी। जब रात हुआ 8 अगस्त 1942 को अर्धरात्रि में रात जब हुआ, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक समाप्त होती है और वहां से लोग निकलते हैं ये सोच करके कि अब कल से हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन में भिड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे ही ये लोग निकलते हैं, रात में ही, उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी और मौलाना आजाद के साथ साथ और भी जो मेन लीडर थे उसको उसी क्षण बाहर में गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। और मध्य रात्रि में ही गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको जो गिरफ्तार किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। ये एक अलग तरह का मिशन था। सबसे पहले उसको पकड़ो जो ये पूरा विद्रोह को शुरू कर रहा है, ये कहना था अंग्रेजों का, पहले उसको पकड़ के जेल के अंदर डालो। तो इसी का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। और जैसे ही वो लोग निकलते हैं, एकदम रात में ही उनको पकड़ लिया जाता है। जो भी मुख्य नेता थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि इनको जो गिरफ्तार किया जाता है उसको किस जेल में रखा जाता है। तो देखिएगा, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भुल्लाभाई देसाई, इन सभी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। वहीं पर गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार करके अहमदनगर के जेल में रखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, है ना, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल बिहार में, और अबुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में डाल दिया जाता है। तो किनको किस जेल में डाला गया ये भी आपको याद रखना होगा। बिहार वाला तो पक्का याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये बिहार है तो बिहार का पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बातें हैं काफी। ये आंदोलन जो है, ऐसे आपसे पूछा जाए तो पूरे बिहार में जो है ये बहुत ही तेजी से फैला था। बिहार में तो खास करके बहुत ज्यादा, आपके समस्तीपुर में भी काफी प्रभावित था 1942 का क्रांति। ये जो ट्रेन, ये स्टेशन वगैरह जो है, थाना वगैरह में आग लगा दिया गया था, पटरी यार यहाँ भी उखाड़ा गया था दलसिंह सराय में। आप लोग पढ़िएगा ना इतिहास को थोड़ा डेप्थ में, तो पूरा मिल जाएगा यहाँ के बारे में जानकारी। और यही नहीं, पूरे बिहार में जो है काफी उपद्रव किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। और ऐसा नहीं है, इसमें महिलाओं ने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस आंदोलन में। और इसके साथ महिलाओं के साथ साथ छात्र, स्टूडेंट्स ने भी काफी हिस्सा लिया आपको भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। और महात्मा गांधी को केंद्रीय नेता मानते हुए, है ना, पूरा देश इनका साथ दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ये अंतिम प्रयास था। लोग थक चुके थे, असहयोग करके थक चुके थे, सविनय अवज्ञा करके थक चुके थे। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचता था, तो ये अंतिम मौका था आजादी के लिए, ठीक है। इसलिए पूरा दमखम लगा दिया भारतीयों ने। देखिएगा आगे क्या घटनाक्रम होती है कि यहाँ पे जो विद्रोह होता है ना, ये विद्रोह 3 चरणों में संपन्न होती है, 3 स्टेप में पूरा होता है ये विद्रोह। सबसे पहला जो चरण है ना, सबसे पहला चरण में क्या होता है कि विद्रोह की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत शहरों में विकसित होता है ना। जितने बड़े बड़े शहर थे पहले वहां विद्रोह होता है। तो पहला चरण कहां होता है, गांव में कि शहर में? शहर में। और शहर में मुख्य रूप से आपको याद रखना होगा मुंबई में। ये सम्मेलन भी तो 42 का मुंबई में नहीं हुआ था कांग्रेस का, तो मुंबई में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। अहमदाबाद में, पूना में, दिल्ली में, इन सारे शहरों में सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो है 42 का विद्रोह हुआ, ठीक ना। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारा हिंसात्मक कार्रवाई हुआ, डाक तार, रेलवे, सब पर ये जो उखाड़ पुखाड़ दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया, ठीक है। जब दूसरा इसका चरण होता है उसको कहते हैं, दूसरा चरण में, है ना, ये हुआ गांव में। कहा हुआ? गांव में। तो पहला चरण जो विद्रोह का हुआ वो हुआ शहर में, और दूसरा जो चलन हुआ 42 की क्रांति वो कहा हुआ? गांव में, याद रखेंगे। और ये हालांकि ये सबसे ज्यादा महानतम आंदोलन था शहर वाला, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई।
लेकिन मास लेवल पे जो पूरे भारतवर्ष में हुआ वो हुआ दूसरे चरण में, क्योंकि इसका पहुंच कहां तक हो गया, अब गांवों तक। अब देखिए गांव में कौन लोग रहते थे, किसान लोग। गांव में कौन लोग रहते थे, किसान लोग। तो किसानों का नेतृत्व करने के लिए शहर से ट्रांसफर हुआ लोग, शहर से आया कौन, स्टूडेंट्स, छात्र। गांव शहर से लोग आया यहाँ गांव, ठीक है, और यहां पर आकर के स्टूडेंट्स लोग जो किसान लोग थे उसका नेतृत्व किया। किस चरण में, दूसरे चरण में, 42 के क्रांति के दूसरे चरण में, ठीक है। और यहां पे देखिएगा कि इसका विस्तार जो है, विकास मुख्य रूप से आपको कहां पे मिलता है, तो संयुक्त प्रांत और बिहार, यहां पे सबसे ज्यादा दूसरा चरण में आंदोलन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि गांवों की संख्या सबसे ज्यादा यहीं थे, ग्रामीण लोग यहीं थे। आज भी आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन, राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उस समय भी संयुक्त प्रांत था। और आप जान लीजिए कि उस समय तो संयुक्त प्रांत में उत्तराखंड भी था, अब न बट गया उत्तराखंड, तो वो भी था इसमें। तो इसीलिए यहां पे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज, और बिहार, ठीक ना। तो यहां पे सबसे ज्यादा सेकंड फेज जो हुआ, दूसरा चरण जो हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो उसका विस्तार देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि सितंबर 1942 में ब्रिटिश दमन के कारण यहां का जो आंदोलन था, अब वो आंदोलन बदल गया, भूमिगत हो गया। खुल करके जो विरोध हो रहा था ना, वो अब छुप छुप करके विरोध होने लगा। क्योंकि जैसे ही देख लेता था आंदोलनकारी को, पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देती थी। तो अब आदमी जो है गुरिल्ला तरीके से छुप छुप करके विरोध करना शुरू किया था। इसी को कहते हैं भूमिगत आंदोलन। लोग भूमिगत हो गए, ठीक है। हाँ, तो वहां से आंदोलन का स्वरूप भी बदल गया। अब जो स्वरूप था आंदोलन का, जो क्रांतिकारी थे, अब वो आतंकवादी के रूप में जाने लगे। अब उनको आतंकवादी कहा गया, क्योंकि ये खुलेआम नहीं करते थे, अब ये छुप छुप कर करते थे, है ना, अंग्रेजों का विरोध, है ना। तो भूमिगत हो गया स्वरूप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 42 का जो आंदोलन हुआ उसके किस फेज में या किस चरण में आंदोलन का स्वरूप भूमिगत या आतंकवादी हो गया, है ना। तीसरे चरण में, तीसरे चरण में, दूसरा चरण का लास्ट और तीसरा चरण का शुरुआत। तो तीसरे चरण में ये हुआ। तीसरा चरण का नाम ही है भूमिगत आंदोलन, है ना। तीसरा चरण का नाम क्या है, भूमिगत आंदोलन। तीसरा हो गया, तीसरा फेज हो गया उसका, आंदोलन का हो गया। अब यहां पे आपको आंदोलन का अंतिम समय चल रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा तीसरा फेज में सबसे ज्यादा जो हुआ वो आपको बिहार में, सबसे ज्यादा कहां, बिहार में इसका विस्तार हुआ था। और मुख्य जो उस समय के क्रांतिकारी कहिए या ब्रिटिश इतिहासकारों के नजरों में आतंकवादी कहिए, उसमें नाम किनका किनका था। तो पहला नाम जयप्रकाश नारायण का, राम मनोहर लोहिया का, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक, सुमति मुखर्जी, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, है ना। तो ये सब जो है अंत तक बने रहे आंदोलन में, ठीक है। अब घटना क्या क्या होती है भूमिगत आंदोलन में उसको भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को अपने 5 साथियों के साथ, जिसका साथी का नाम था रामानंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह, इसके साथ जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल में इनको बंद किया गया था, है ना। तो वहीं से जो है यहाँ पे फरार हो गए, जेल फांद के भाग गए, है ना, ये लोग जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और एक समिति का गठन किया जिसका नाम था केंद्रीय संग्राम समिति, ठीक है। और नेपाल की सीमा जो है इनका कार्य क्षेत्र रहा। कभी भाग जाते थे नेपाल, कभी नेपाल से आ जाते थे बिहार, यही काम उनका था। आंदोलन गजब तरीके से करते थे, पता भी नहीं लगने देते थे, पकड़ाते भी नहीं थे, भाग भी जाते थे, ठीक है। बहुत परेशान कर दिया था इन लोगों ने, जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजों को, ठीक है। तो नेपाल बॉर्डर पे इनका सारा घटनाक्रम होता था। और देखिएगा कि जो भूमिगत आंदोलन क्रांतिकारी थे उनको बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता था, हेल्प मिलता था, भारतीय लोग करते थे। और उसमें सबसे आगे थी जिसका नाम था सुमति मुखर्जी। ये जो है भारत की अग्रणी महिला उद्योगपति बनी बाद में, है ना। यह अच्युत पटवर्धन को बहुत सारा पैसा देती थी आंदोलन करने के लिए,
ठीक है, तो नाम जरूर याद रखें। बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए बिहार में तो पक्का पूछता है क्वेश्चन ये, ठीक है। उसके बाद भूमिगत आंदोलनकारियों ने एक गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन भी किया था, है ना। ऐसे ही एक गुप्त रेडियो का संचालन बंबई में किया गया था, किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा, बंबई में उषा मेहता के द्वारा। और एक अन्य प्रसारण केंद्र खोला गया था नासिक में, जिसका प्रसारण करता था बाबू भाई। ये लोग अपना रेडियो चैनल चलाता था उस समय, प्राइवेट, ठीक है। हाँ, ऐसे भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1927 में शायद शुरू हुआ था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो है बाद में हुआ था। ये कब हुआ था ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत? 1936 में। हाँ, तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में होती है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले रेडियो की 1927 में होती है। और बताइए कितना ये लोग का नेटवर्क डेवलप था कि ये लोग अपना रेडियो स्टेशन बना लिया था, मतलब एक संवाद को दूसरे संवाद तक पहुंचाने के लिए। तो उषा मेहता का नाम जरूर आप याद रखेंगे, इसमें उषा कोई नहीं ना है, चलिए, है ना। तो उषा मेहता जो थे वो उन्होंने अपना जो है इस तरह से ब्रॉडकास्ट करते थे, टेलीकास्ट करते थे न्यूज को, अपने लोगों में गतिविधियों को शेयर करने के लिए। लेकिन दोनों को पकड़ लिया गया, बाबू भाई को भी और उषा मेहता को, ठीक है। और 4 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। इस तरह से गुप्तचर जो है एक जगह गुप्त जगह ठिकानों में रह करके लोग जो है क्रांति किया करते थे, ठीक है। भूमिगत अब क्या हुआ देखिए अंत में कि इस तरह की जो गतिविधि पूरे भारत में हो रही थी, इसके कारण जो है अब जो और अंग्रेज लोग परेशान कर रहे थे भारतीयों के लिए, तो फिर से एक बार गांधी जी फिर जो है वही अनशन की बात किए। उनको रखा गया था कहाँ? आगा खा पैलेस में। और फिर से उन्होंने 10 फरवरी 1943 को, है ना, 21 दिनों का जो है उपवास का घोषणा कर दिया। 21 दिनों का उपवास का घोषणा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में कब किया? ये जरूर याद रखिएगा, 10 फरवरी 1943 को किया था, ठीक है। बाद में चल करके गांधी जी को वहां से रिहा भी कर दिया गया, जेल वहां से रिहा कर 1944 में। हालांकि जिस समय ये रिहा हुए तो उस समय उससे पहले ही इनकी पत्नी और इनका जो निजी सचिव था, क्या नाम था उसका? महादेव देसाई, है ना। तो महादेव देसाई और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी वहां से बाहर आने से पहले ही, ठीक है। हाँ, 1944 से पहले ही वो मर गए थे, कस्तूरबा गांधी और उनका जो निजी सचिव था महादेव देसाई, वो, ठीक है। अब देखिएगा ये जो आंदोलन हुआ था इसमें 3 ऐसा जघन्य काम हुआ था जो कि एकदम मानवता को सार करने वाला था। जैसे कि गोली से उड़ा दिया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मातंगनी हजारा, इनकी उम्र थी, महिला थी और इनकी उम्र थी 73 वर्ष। इसको गोली से मार दिया। ये तामलुक बंगाल की रहने वाली थी। एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, उसका नाम था कनकलता बरुआ, मात्र 13 साल की थी, असम की बच्ची थी, इसको भी गोली मार। तो है स्टूडेंट्स थे, मतलब 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे थे पटना के, है ना। उस सातों को गोली से उड़ा दिया एक साथ, है ना। तो ये 3 ऐसी घटना थी 42 में जो कि बहुत जघन्य मानी जाती है। आपको देखे होंगे ये फोटो, यही है 7 शहीद। सचिवालय गोलीकांड इसका नाम है, सचिवालय गोलीकांड। और ये जो है सचिवालय गोलीकांड ये होता है 11 अगस्त 42 को, है ना। भारत के 7 सपूतों को अंग्रेजों ने गोली मार दिया था और तिरंगा फहराने के लिए सचिवालय पर होती है कि 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त को 2 बजे दिन में पटना के सचिवालय पर झंडे के लिए ये बच्चे जाते हैं और वहां का जो जिलाधिकारी जिसका नाम था WG आर्थर, उसने गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 13 से 14 राउंड गोलियां चलती, जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं, है ना। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी सिंह और राम गोविंद सिंह, ये 7 स्टूडेंट्स थे, छात्र थे जो कि मारे गए। इसमें सबका थोड़ा सा है, अब हो सकता है बिहार है, कहीं पूछ दे कि जैसे प्रसाद सिंह जो है ये पटना में ही पढ़ते थे, मोहन राय सेमिनरी स्कूल में, और इनके पिता का नाम जिले के वाले थे, ठीक है। जो थे रामानंद,
ये सहारनपुर में रहते थे, 11वीं का छात्र था। इस प्रसाद पुर के रहने वाले थे, वहां घर था इनका, 11वीं का छात्र थे। औरंगाबाद के रहने वाले जो है ये जिले के जमालपुर गांव के थे। मिलर हाई स्कूल में 9वां का छात्र था, क्लास 9th में पढ़ता था। ठीक है। सिंह जो थे जिले के बनवारी चक के रहने वाले थे और पटना हाई स्कूल में 11वीं के छात्र थे, है ना। और ये पटना के थे, दशरथ ग्राम के रहने वाले, और ये भी 11वीं के छात्र थे। तो आपने देखा कि किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे को गोली से मार दिया गया था, है ना। इसको याद रखेंगे, ये काफी भिभियाई होगा आपके लिए। नाम भी आप याद रखेंगे सातों का कि कौन कौन सचिवालय गोली कांड में कौन कौन लोग थे। ठीक है, चलिए अब जो है ये अंत हो गया भारत छोड़ो आंदोलन का। अब लोगों ने खुलकर विरोध किया और यहां तक कि अपनी सरकार भी अलग बना लिया, समानांतर सरकार बना लिया। और वो समानांतर सरकार समझ रहे हैं, समानांतर सरकार का मतलब होता है कि हम आपकी सरकार को नहीं मानते हैं, हम अपने लिए अपनी सरकार का गठन अलग कर रहे हैं। और ऐसी सरकारों का गठन किया गया था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में। तो ये पूछ सकता है कि कहां किया गया था, है ना। तो इसको याद रखेंगे। सबसे आप याद रखिएगा 3 जगह जो पूछता है एग्जाम में, हालांकि कई जगह हुआ लेकिन बलिया में जरूर याद रखिएगा। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया? चित्तू पांडे ने। बलिया कहां है? उत्तर प्रदेश। एक और समानांतर सरकार बना था तामलुक, जो कि बंगाल में था, है ना। वहां पे मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई। एक और समानांतर सरकार सतारा महाराष्ट्र में, और एक और बना था धारवाड़ कर्नाटक में। तो ये सब समानांतर सरकार की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये समाप्त होता है और अंत में भारत को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा प्रयास शुरू कर दिया जाता है। और छोटा छोटा कोई कोई योजना आ जाता है भारत में, जैसे कि आपको बैबल योजना, है ना। बैबल योजना का प्रभाव है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव है, जो कि 1945 में आती है। इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आती है, भारत के संविधान निर्माण के लिए, है ना। भारत के संविधान निर्माण के लिए एक योजना बना के वहां से लाया जाता है, जिसका नाम होता है, याद रखिएगा 2 चीज जरूर याद रखिएगा। एक तो बैबल योजना, ये कब आया? 1945। और एक याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना, ये जो है कैबिनेट मिशन योजना, ये आया 1946 में। ठीक है, तो आप भारत छोड़ो आंदोलन का 2 मुख्य प्रभाव आप लिख सकते हैं, बैबल योजना और कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, बैबल योजना, है ना, इसमें लॉर्ड बैबल जो थे ना, उन्होंने तो अनुशंसा किया था कि किस तरह से भारतीय क्षेत्र में अब आगे से शासन किया जाएगा, किस तरह से भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, है ना। तो इन सारे बातों की जानकारी, किस तरह से राज्यों में हिस्सेदारी दी जाएगी, इन सारे बातों पे चर्चा थी। और भारत में किस तरह से संविधान बनेगा, इसकी चर्चा जो है कैबिनेट मिशन योजना में थी। ठीक है, अब चलेंगे देखेंगे, ये तो हो गया कंप्लीट आपका। मतलब हम लोगों ने शुरू किया था कहां से? चंपारण से। हम लोगों ने गांधी को, ये जो मुख्य आंदोलन जो था गांधी के नेतृत्व में जो हुआ, उसकी शुरुआत कहां से की? चंपारण से। और हम लोग कहां तक देखे? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। हमको लगता है कि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, जितना आपको मैंने दे दिया है। इसका नोट्स भी आपको मैंने भेज दिया है पीडीएफ में, सबके पास पहुंच गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा, अब फिर किसी खास टॉपिक को लेके आएंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे एक बार। 5 दिन 6 दिन लगेगा, पूरा होल एंड सोल कंप्लीट करवा देंगे। इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब आगे जो क्लास है वो आपका साइंस का क्लास है, नेक्स्ट क्लास, है ना। हम लोग अभी साइंस का क्लास करेंगे और इसके बाद फिर देखते हैं जैसा होता है।